कि सरकार ने एक नई पॉलिसी लाई है ट्रेनी पॉलिसी के नाम से। सर थोड़ा सा इसके ऊपर बताइए सर, ये क्या चीज है और ये किस तरीके से यूथ को अफेक्ट कर रही है? मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ा डिजास्टर होने वाला है। अब ये एफिशिएंसी टेस्ट कैसा होगा, उसमें क्या पूछेंगे क्या नहीं होगा, उसका कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं है फिलहाल। तो उसके बाद जो है टर्मिनेशन का भी इसमें प्रावधान है, विच इज ड्रैकोनियन। कि जिन जिन नेताओं के पास जो मिनिस्ट्रीज हैं उनकी उस फील्ड में एक्सपर्टीज ही नहीं है। तो वो जो एक सेफ जॉब मानी जाती थी गवर्नमेंट जॉब, अब वो सेफ ही नहीं बची। जब सब इंक्रीज ही है, जीएसटी कलेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, तो गवर्नमेंट ये कैसे कह रही है कि हमारे पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है नई जॉब्स देने के लिए? मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है। ओपीएस फिलहाल किसी को दी नहीं है, बट ओपीएस का जो बर्डन है गवर्नमेंट पे कुछ आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 10,000 करोड़ रुपए का बर्डन होगा। 10,000 लोगों के बुढ़ापे को सिक्योर करने के लिए उन्होंने जो युवाओं का फ्यूचर है उसको दाव पे लगा दिया। हम शिक्षित कैसे माने जाएंगे जब हम लोग एनालाइजिंग कर पा रहे हैं चीजों को? हरीश सर, एक बार फिर से आपका हमराह पॉडकास्ट में हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद, और आपके सभी व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। सर एक बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप आते हैं हमारे स्टूडियो में ना, तो स्टूडियो की ना वाइब भी बदल जाती है। बड़ा कॉन्फिडेंस सा माहौल हो जाता है। और सर बड़ा ज्यादा इंटेलेक्चुअल सेक्शन जो है आपके साथ हमारा होता है। पिछली बार भी जो हमारा पॉडकास्ट हुआ था उसमें बहुत सारे लोगों ने उसको देखा, बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं आई। सो हमने सोचा कि इस बार भी एक ऐसा पॉडकास्ट लोगों के लिए लेके आएंगे जो कि लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेगा। अब सर जैसे कि हम देखते हैं आजकल, जैसे अभी हाल ही में एक खबर आई थी कि सरकार ने एक नई पॉलिसी लाई है ट्रेनी पॉलिसी के नाम से। सर थोड़ा सा इसके ऊपर बताइए सर, ये क्या चीज है और ये किस तरीके से यूथ को अफेक्ट कर रही है? दिस स्कीम इज एब्सोल्युटली ड्रैकोनियन एंड अथॉरिटेरियन स्कीम। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ जी? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब को हम देखते हैं सेफ जॉब, और जो एस्पिरेंट है उसके लिए लगभग 4 से 5 साल तैयारी करते हैं। यदि उनको प्राइवेट सेक्टर में ही काम करना हो तो अपने 4-5 साल व्यर्थ क्यों करें? और गवर्नमेंट जॉब अगर सेफ नहीं हुई, जैसे फॉर एग्जांपल की स्कीम के तहत जो है जो भी ग्रुप ए बी एंड सी की जॉब्स होंगी उनको 2 इयर्स की ट्रेनिंग के बाद एक एफिशिएंसी टेस्ट देना है। अब ये एफिशिएंसी टेस्ट कैसा होगा, उसमें क्या पूछेंगे क्या नहीं होगा, उसका कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं है फिलहाल। तो ये एक सस्पिशन पैदा कर रहा है कि गवर्नमेंट जो है हिमाचल प्रदेश में करंटली जो गवर्नमेंट जॉब का जो स्टेटस है वो रुइन कर रही है, और इस तरह के ट्रेनिंग या एफिशिएंसी टेस्ट की बात करके जो है उनको शायद रेगुलर करना नहीं चाह रही काफी साल तक। तो पैनिकिंग तो नेचुरली क्रिएट होगी अपने फ्यूचर को लेकर कि हम एक टेस्ट देंगे, कंपटीशन फेस करेंगे HPPSC का, एंड देन उसके बाद फिर एक और टेस्ट देंगे, एंड उसमें अगर वो पास नहीं होते हैं, मान लेते हैं, सस्पिशन तो आएगा ही आएगा बच्चों में, तो उसके बाद जो है टर्मिनेशन का भी इसमें प्रावधान है, विच इज ड्रैकोनियन। आई मीन आप किसी को एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जरिए लेते हैं और उसके बाद कौन सी अथॉरिटी ऐसी बैठेगी जो इनका एफिशिएंसी टेस्ट लेगी? वो कौन लोग होंगे? वो डिपार्टमेंट के लोग होंगे, और उसमें कोई घपला या घोटाला नहीं होगा उस टेस्ट के अंदर। मेरा ऐसा मानना है कि HPPSC जब भी एग्जाम लेता है उसमें पार्शियलिटी या इस तरह के एलिमेंट्स नहीं होते हैं, वो एक ट्रांसपेरेंसी से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इवन दो अभी पुलिस के एग्जाम में देखा आपने कि उसमें भी कुछ ऐसा देखने को मिला कि वो पेपर जो है वो लीक हुए हैं। जी जी। तो एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो कौन सी अथॉरिटी लेगी, ये पहली बात है। वो कॉम्पिटिटिव इनफ होगी कि नहीं होगी? गवर्नमेंट किस तरह से डिसाइड करेगी हमने टर्मिनेशन करनी है इन लोगों की, क्योंकि इल एफिशिएंट है, जबकि उन्होंने सेम तरीके से कॉम्पीट किया एग्जाम को और वो आए हैं। दैट इज थिंग व्हिच नीड टू बी वरी अबाउट। इस एफिशिएंसी टेस्ट, ये जो बोला जा रहा है स्किल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या होगा उसमें? देखिए, जहां तक मैंने ट्रेनिंग मॉड्यूल्स देखे हैं, जैसे पटवारी की बंदोबस्त की ट्रेनिंग होती है तो नेचुरली उनका ग्राउंड वर्क होता है। रही बात पुलिस की है या फॉरेस्ट गार्ड की है तो उनका फिजिकल वे से उनको टास्क मिलती है जी। अब ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग में कोई अगर कैंडिडेट पहुंचा है वहां पे तो वो तो परफॉर्म करेगा, ऑब्वियसली परफॉर्म करेगा जी। उसके बाद मान लेते हैं, एग्जांपल देता हूं, अगर फॉरेस्ट गार्ड की ही ट्रेनिंग मान लो चलती है 2 साल की, तो 2 साल ट्रेनिंग वैसे पॉसिबल नहीं है फॉरेस्ट गार्ड के अंदर, और पुलिस कांस्टेबल में भी 2 साल ट्रेनिंग वैसे भी टेक्निकली पॉसिबल नहीं है जी। पटवारी की ट्रेनिंग यस 2 साल होती है, क्योंकि उसमें बंदोबस्त के बहुत सारी मतलब चीजें होती हैं जो उनको जाननी होती हैं।
अब वो जो उनका ट्रेनिंग मॉड्यूल है उसके अंदर क्या चीजें हो सकती हैं जो एक एग्जाम के तौर पे बन सकती हैं। पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग जो है उसमें एग्जाम का पैटर्न क्या बनाएंगे आप, उसमें उन्होंने क्या ट्रेनिंग करी, उसमें क्या आप एमसीक्यूज तैयार करेंगे उसके अंदर। तो ये अपने में बिजार है। अगर आप मैं सोचता हूँ ना बैठ कर कि ये क्या फॉरेस्ट गार्ड या पुलिस कांस्टेबल या इस तरह के जो फिजिकल वे से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनमें कि आपको उनको उसी ही फील्ड में उस कैपेसिटी में यूज करना है, उनके लिए आप कैसा टेस्ट बना के रखेंगे। एंड यही वेरिड करता है कि उन्होंने जो है ग्राउंड में ट्रेनिंग अपनी पूरी करनी है, उसके बाद एक टेस्ट जो देना है एफिशिएंसी टेस्ट, हो सकता है उसमें कुछ ऐसी चीजें उनसे पूछ लें जो आउट ऑफ सिलेबस हो, और वो जो एफिशिएंसी टेस्ट है वो कॉम्पिटिटिव वे से करवाया जाएगा कि नहीं करवाया जाएगा, कि क्या उसमें होगा, वो किसी को क्लियर नहीं है। एंड इट इज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस तरह की नई कोई आपकी पॉलिसी है तो उसको ब्रीफ करें और प्रॉपर्ली ब्रीफ करें, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो कोई 21 साल का है, कोई 20 साल का है, जो नहीं जानता कि उसके फ्यूचर में क्या होने वाला आगे जब वो एग्जाम क्रैक कर भी ले, तो दैट इज द थिंग व्हिच वी आर वरीड अबाउट। बिल्कुल सर, मतलब जैसे कि अभी आपने बताया कि जैसे कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं किया है, कुछ बताया ही नहीं गया है कि क्या टेस्ट में होगा, कैसे होगा, तो इससे ये चीज मानी जा सकती है कि सरकार हवा में ही चल रही है। एब्सोल्युटली, लिटरली, क्योंकि देखिए क्या होता है जी, गवर्नमेंट जब भी इस तरह की सेंसेशनल कोई चीज लाती है ना जी, तो गवर्नमेंट इतनी रिस्पॉन्सिबल तो होनी चाहिए कि इसका आउटकम क्या होने वाला है। हम कभी भी कोई भी चीज जब करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, हमें आउटकम के बारे में सोचना पड़ता है कि उसके आउटकम क्या होएगी। अब इतनी सारी यूथ जो 2.5 साल से 3 साल से इस वेट में है कि आप जो है वैकेंसीज निकालोगे, वो तो वैकेंसीज की वेट कर रही है, और आप इस तरह से बॉम्बशेल लेकर आओगी जिसमें कहा जाए कि आपकी जॉब अब सिक्योर नहीं है, तो वो जो एक सेफ जॉब मानी जाती थी गवर्नमेंट जॉब, अब वो सेफ ही नहीं बची इस तरह के पॉलिसी से। दिस इज ड्रैकोनियन। मैं ये कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के अलावा आप किसी और स्टेट में जाइए, इस तरह की कोई स्कीम नहीं है जो आपकी जो है कोई एक और टेस्ट लेकर आपको बाहर करने तक की बात कर रही है। तो मेरे ख्याल से ये कैसी एडवाइजरी इनको मिल रही है गवर्नमेंट को, एडवाइस कर कौन रहा है, क्योंकि इस तरह से अगर आपने अच्छे केपेबल होनहार लोग लेने हैं तो आप ऑलरेडी उनका जो कमीशन के जरिए टेस्ट होता है उसमें चीजें ऐड कर दो, आप उसमें कुछ आप बदलाव करिए, ताकि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप उसे एक अच्छे वे से सिलेक्ट करें। एंड देन ये चीज जो एफिशिएंसी टेस्ट के रूप में आ रही है, दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी बिजार। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है, इसके साथ करना क्या चाह रही है। अब जैसे सर सोशल मीडिया पे भी और इवन विपक्ष के नेता भी बोलते हैं कि सरकार जो है प्रॉपर तरीके से स्टेट को मैनेज नहीं कर पा रही है। ठीक है जी, अब जैसे इसका एक उदाहरण ये देखा जा सकता है कि जिन जिन नेताओं के पास जो जो मिनिस्ट्रीज हैं उनकी उस फील्ड में एक्सपर्टीज ही नहीं है। अब जैसे कि अगर हम सीएम साहब की बात करें, उनके अंडर कौन सा डिपार्टमेंट आता है, फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट आता है, क्या उनके पास फाइनेंस की डिग्री है? तो मेरे को लगता है शायद इस वजह से भी जो है ना, मतलब ये प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है। ऐसा लग रहा है सोशल मीडिया पे भी ऐसी बातें चल रही हैं कि ये लोग नौकरी देना नहीं चाहते हैं किसी को भी नहीं, इसलिए वो इस तरीके के हर्डल्स बना रहे हैं लोगों के लिए। तो क्या ये बात सच हो सकती है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। डेमोक्रेसी में जो पब्लिक जी वो चुनती है लेजिस्लेचर, जैसे एमएलए को हमने चुन दिया जी। एमएलए जो है वो चुनते हैं अपना एक लीडर, और वो लीडर जो है वो गवर्नर के पास जाकर मेजोरिटी को पेश करता है कि मेरे पास मेजोरिटी है, एंड देन गवर्नमेंट फॉर्म होती है। अब जो मुख्यमंत्री जो ऑब्वियसली लीडर चुने गए थे वो सिलेक्ट करते हैं कि कौन क्या मिनिस्टर होगा। तो जो मिनिस्ट्रीज होती है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगल देख कर दी जाती है। इसमें एजुकेशन का कोई रोल नहीं है, और वैसे भी एजुकेशन का अगर हम रोल इसमें रख दें तो फिर एक आम आदमी जो है वो डेमोक्रेसी के अंदर उतना सहज फील नहीं करेगा चुनाव में आने के लिए। एक बात तो ये है। तो एक्सपर्ट के हम उम्मीद नहीं कर सकते हाँ कोई एक्सपर्ट आएंगे और चुनाव लड़ेंगे और कुछ ऐसा करेंगे। गवर्नमेंट चूंकि मिनिस्टर्स इतने ज्यादा लिटरेट नहीं होते, वो टिपिकल पॉलिटिशियंस होते हैं, रैली करना, भाषण देना ये इनको अच्छे से आता है, बट इनका जो उस फील्ड के साथ उतना कनेक्ट नहीं होता है, उनका वो एक्सपीरियंस है ही नहीं। एंड दैट इज वाई जो ब्यूरोक्रेसी है यहाँ पे बड़ा रोल प्ले करती है। आई रिपीट, ब्यूरोक्रेसी। इंडिया को ब्यूरोक्रेसी चला रही है। हमें लगता है कि हमने डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट किया, हमने चुन दिए अपने लेजिस्लेचर, एंड देन गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, गवर्नमेंट डिसीजंस ले रही है। ये एक छलावा है, गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ले रही है जी। वो जो उनके जो ब्यूरोक्रेसी है, इंडिया की ब्यूरोक्रेसी बहुत पावरफुल है,
और वो इस तरीके से एडवाइस करती है मिनिस्टर्स को कि मिनिस्टर जो हैं वो लगभग उनकी एडवाइस पे ही चलते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि गवर्नमेंट फिलहाल ऐसे एडवाइजर से घिरी हुई है जिसको राइटली एडवाइस नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, हिमाचल प्रदेश की जीडीपी जो है, जो इंक्रीज हुई पिछले फिस्कल ईयर में, वो 6.7% उसकी ग्रोथ रेट है जी। और नेशनल एवरेज ग्रोथ रेट है 6.6%। नेशनल एवरेज से हम इकोनॉमिकली ज्यादा ग्रो किए हैं। ज्यादा ग्रुप है। हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, जैसे 2,37,000 थी पिछले ईयर में, जो अभी 2,67,000 हो गई है, जो 10% का इंक्रीज है। इट मींस पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, जीडीपी इंक्रीज हो रही है। बजट पिछला था 53,000 अप्रोक्सीमेटली करोड़ का, अब 58,000 करोड़ का है। इसमें भी लगभग जो है 12% का इंक्रीज देखा गया है। जब सब इंक्रीज ही है, जीएसटी कलेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, तो गवर्नमेंट ये कैसे कह रही है कि हमारे पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है नई जॉब्स देने के लिए? मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है। हम कोई किसी पैंडेमिक में तो नहीं है ना सर? नहीं सर, हम किसी पैंडेमिक में तो नहीं है कि कोविड है, कोई ऐसा पैंडेमिक आ चुका है जिस कारण से इकोनॉमी जो है एक तरह से बिजार स्टेट ऑफ अफेयर में है। ऐसा नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। जब सारे सेक्टर अच्छा कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, कंजप्शन इंक्रीज हो रही है, टैक्स कलेक्शन आपकी इंक्रीज हो रही है, तो ये कोई तर्क नहीं बनता कि आपके पास फंड्स की कमी है जिस कारण से आप नई जॉब्स देना ही नहीं चाह रहे। मुझे लगता है गवर्नमेंट के अंदर जो फिलहाल ब्यूरोक्रेसी है, वो ब्यूरोक्रेसी नहीं चाह रही है कि गवर्नमेंट जो है वो इस तरह से प्रॉपर फंक्शन करे। वो क्या कारण है मैं नहीं जानता। लेकिन फिर भी एक सवाल उठता है कि कोई ब्यूरोक्रेसी ऐसा क्यों करना चाहेगी? वो अपने ही लोगों के साथ, अपने ही देश के साथ क्यों ऐसा करेगी? देखो, मुझे ये लगता है कि जो मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एक स्कूल का एक एक्सपीरियंस है मेरा, सरकारी स्कूल का। वहाँ पे मुझे उन्होंने बताया कि लगभग उनको हर साल लाइब्रेरी के लिए, बुक्स के लिए कुछ 2.25 लाख रुपए का फंड मतलब आता है गवर्नमेंट की ओर से। जी जी। और पिछले 3 साल से उन्होंने कोई पैसा खर्च नहीं किया। आप इसका मतलब समझिएगा। इट मीन्स हमारी ब्यूरोक्रेसी है या हमारे जो लोग हैं जो उस सीट पे बैठे हैं, जो डिसीजंस लेते हैं उस चीज के ऊपर, वो इंटरेस्टेड नहीं है, काम में शायद इंटरेस्टेड नहीं है। तो 2-3 साल से कहते हैं मैंने बुक्स मंगवाई नहीं है, तो आप एडवाइस करो कि क्या बुक्स हैं वो लानी चाहिए। तो मैंने उनको एडवाइस करा कि ये बुक्स हैं वो ला सकते हैं। तो ये एक उदाहरण के तौर पर है। दूसरी बात क्या है कि जो ब्यूरोक्रेसी है कई बार इल एडवाइस भी करती है, जो गवर्नमेंट होती है उसको इल एडवाइस भी करती है। और तीसरा मेरा ऐसा मानना है कि जो ब्यूरोक्रेसी एंड जो गवर्नमेंट होती है उसके कुछ एक प्लान, सर्टेन प्लान्स होते हैं, और उन सर्टेन प्लान्स को एग्जीक्यूशन करने से पहले वो कुछ ऐसे हर्डल पैदा करते हैं एक तरह से, कि ताकि जो है हमारे जो फर्दर प्लान्स हैं इलेक्शन से पहले या कोई भी ऐसा वो दौर आएगा, तब हम उनको ठीक तरीके से कर दें इंप्लीमेंट। तब तक किस तरीके से लोगों को थोड़ा सा घुमाना है, आई थिंक वो एक उनका प्लान हो सकता है मेरे ख्याल से। ये लगता है मेरे को। ओके, मतलब ये प्लान हो सकता है। तो यार ये जैसे नेतागिरी होती है, ये तो एक पब्लिक सर्विस है ना, आप एक सोशल सर्विस कर रहे हैं, तो उसमें भी अगर बंदे फायदा ढूंढ रहे हैं तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? बिल्कुल ठीक कहा, बट ये फैक्ट है, क्योंकि जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो वो कहती है कि पिछले गवर्नमेंट का बर्डन, फिस्कल बर्डन बहुत उस पे है, और उसने जो है ऐसे ऐसे प्रोमिसेस किए थे जिनको फुलफिल करने के लिए उसने लास्ट ईयर के अंदर ही वो सारी घोषणाएं कर दी। जैसे पिछली गवर्नमेंट थी जयराम ठाकुर जी की, तो उन्होंने उस समय पे लास्ट में बहुत घोषणाएं करी थी, लास्ट में बहुत वैकेंसीज निकाल दी बहुत थी, ज्यादा, जो आज 2.5 साल हो चुके हैं फिलअप, उनमें से कोई वैकेंसी फिलअप नहीं हुई है। तो बोलने का अर्थ क्या है कि गवर्नमेंट एंड पॉइंट पर ही ऐसा कुछ हरकत करती है, और उससे पहले वो कोई डिसाइसिव डिसीजंस नहीं लेती है। रही इस बात इस गवर्नमेंट की बात, तो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने एक ओपीएस का वादा किया था कि ओपीएस लागू करेंगे, और ओपीएस से यूपीएस पे आने की अब बात कर रहे हैं। ये ओपीएस फिलहाल किसी को दी नहीं है, बट ओपीएस का जो बर्डन है गवर्नमेंट पे कुछ आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 10,000 करोड़ रुपए का बर्डन होगा, 10,000 का। हमारा बजट है 58,000 करोड़ का, उसमें से 10,000 करोड़ का एक्स्ट्रा बर्डन बनेगा ओपीएस लागू करने का। मेरे को ये लगता है कि ओपीएस को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट से मिसमैनेजमेंट हो रही है सारी की सारी, क्योंकि वो उनसे वो एक कहते हैं ना कि जो एक बड़ी प्रॉब्लम है, या एक तरह से जो है वो एक बड़ा पहाड़ है प्रॉब्लम का, वो उनसे निपट नहीं रहा है। और अब जो है 2.5 साल के बाद भी गवर्नमेंट इस पोजीशन में नहीं है कि क्लियरली कह सके हमने ओपीएस लागू कर दी है। अभी कई इंप्लॉइज को ऐसे ऐसे नोटिस आ रहे हैं कि क्या आप यूपीएस में शिफ्ट होना चाहेंगे, यूपीएस में आना चाहेंगे। जी, बहुत मुश्किल है कहना कि गवर्नमेंट जो है एग्जैक्टली किस प्रॉब्लम से घिरी हुई है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है चीज। जी, अब जैसे ओपीएस की बात हो रही है, लोगों के बुढ़ापे को सिक्योर करने के लिए उन्होंने
जो युवाओं का फ्यूचर है उसको दाव पे लगा दिया। दाव पे लगा दिया। तो ये बिल्कुल। गलत बात है ना एक तरीके से। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि एनपीएस में ऐसा है, एनपीएस के अंदर आप खुद कंट्रीब्यूट करते हैं। जी, आप जितना कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ही ज्यादा आपका पेंशन होगा। पेंशन हो काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट स्कीम है, और इन्वेस्टमेंट जो होती है वो इकोनॉमी के लिए हेल्दी एक स्टेप होता है। हम इन्वेस्ट करते हैं जी, तो इन्वेस्टमेंट एक अच्छी हैबिट भी पैदा करता है हमारे अंदर। जी, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी इन्वेस्ट जब कर रहा था तो वो रियलाइज कर रहा था कि अच्छा मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, मैं इतना पैसा लगा रहा हूं, तो मेरी पेंशन इतनी सी होने वाली है। अब स्टार्टिंग में जब सब लोगों ने इसको अडॉप्ट कर ही लिया इस स्कीम को, बाद में जाकर उनको रियलाइज हुआ कि अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं करी है, मान लो किसी व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट नहीं करी एनपीएस के अंदर, उसकी पेंशन बन रही है 1000 रुपए, 1200 रुपए, 1500 रुपए। तो जब लोग इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नहीं है, उस कारण से उनको एनपीएस में नुकसान देखने को मिला, और फिर वो चाह रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं करें, फिर भी उनकी जो पेंशन है वो सैलरी का, लास्ट सैलरी का 50% हो। 50%। तो ये कहीं ना कहीं जो लोग इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं उनके विरोध के कारण जो है इस तरह की चीजें हुई हैं। तो मेरे को ये लगता है कि ओपीएस को एंड पॉइंट पे लागू करना और वादा करना एंड देन उसकी फिर घोषणा भी कर देना, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम एनपीएस के फंड रिलीज नहीं करेंगे, तो वहां से भी दिक्कत आई है। लगभग 8000 करोड़ के आसपास का पैसा फंसा हुआ है इस स्टेट गवर्नमेंट का। आई थिंक वो भी प्रॉब्लम क्रिएट किया है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट चाह ही नहीं रही है, मतलब आप और अगर मैं गवर्नमेंट में होते तो क्या हम नहीं चाहते कि पब्लिक को हम शांत रखें या नौकरियां दें उनको। मुझे लगता है कि 8000 करोड़ जो फंस गया, एन एक्स्ट्रा बर्डन जो 10,000 करोड़ का ओपीएस के कारण आएगा, 18,000 करोड़ जो है एक बड़ा प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के लिए, जिसे वो शायद सॉल्व ही नहीं कर पा रही। जी, दिस कुड बी द प्रॉब्लम। सही बोला सर आपने। अब जैसे अभी आप प्रीवियस गवर्नमेंट की भी बात कर रहे थे, करंट गवर्नमेंट की भी बात कर रहे थे, तो जैसे मैं तो कड़वा बोलूंगा और सीधा बोलूंगा, कांग्रेस के लोग जो है उनकी विचारधारा ये है कि सेंटर में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार जो है वो फंड्स जो है हिमाचल सरकार को नहीं दे रही है। तो इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है? देखिए, क्योंकि सच तो हम नहीं जानते, हम तो आंकलन लगा सकते हैं, बट स्टिल एक थोड़ा सा एनालिटिकल ओवरव्यू। इस बात में उतनी सच्चाई नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि डेमोक्रेसी में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हर स्टेट को जो है सपोर्ट करती है, डेमोक्रेसी है, राइट। और सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट्स पे स्टेट का हक होता ही होता है। जैसे मान लो कोई डिजास्टर आ गया तो ग्रांट पे हक है। हाँ, इतना होता है, जैसे मान लो हमारी एज अ गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश की रिक्वायरमेंट है मान लो 1000 करोड़ की, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी 400 करोड़ रुपए, तो इतना होगा। बट अगर गवर्नमेंट सेम होती तो शायद 400 नहीं 800 मिल जाता। तो वो तो नेगोशिएशन पे डिपेंड करता है। दूसरी बात क्या है कि हम देखते हैं कि जो साउथ की स्टेट्स हैं, साउथ की स्टेट में नेशनल पार्टी कई सालों से नहीं है। डीएमके, एआईडीएमके, लेफ्टिस्ट पार्टी केरल में रूल किया उसने। वहां के सोशल पैरामीटर्स, वहां के हेल्थ पैरामीटर्स, एजुकेशन को आप देखें वहां पे, और उनका फिजिकल डेफिसिट आप चेक करें, ये सारे इंडिकेटर में बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। तो अगर वो ये तर्क दे कि हमारी सेंटर में गवर्नमेंट नहीं है, तो ये कौन सा तर्क हुआ? जस्ट बिकॉज हमारे पास ये लेवरेज है कि हमारे पास 2 ही पार्टियां हैं और वही नेशनल लेवल पे भी वही पार्टियां गेम प्ले करती हैं और उन गवर्नमेंट बनाती हैं। बट जो आप वेस्ट बंगाल में जाइए, वहाँ काफी टाइम से टीएमसी गवर्नमेंट, वहाँ कभी कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं आई हुई है। हमारे बिहार में जाके देखिए, बिहार में काफी टाइम से जो रीजनल पार्टीज हैं वही कर रही हैं। उड़ीसा में जाके देखिए, वहाँ रीजनल पार्टी है काफी टाइम से, अभी जाके जो है बदलाव आया है। मेरे सिर्फ बोलने का मतलब ये कि ये कोई तर्क ही नहीं है कि हमारी सेंटर में गवर्नमेंट नहीं है। अगर ऐसा हो तो 15+ स्टेट्स में वो सेंटर गवर्नमेंट वाला लॉजिक उनके यहाँ नहीं चल रहा है, क्योंकि वहां तो एक लंबे समय से रीजनल पार्टियां जो हैं वो रूल कर रही हैं और बेटर रूल कर रही हैं। साउदर्न स्टेट्स हैं हर इंडिकेटर में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो ये कौन सा तर्क है? सही बात बोली आपने सर। और यहाँ से एक और चीज यहाँ पे क्लियर होती है। अब जैसे अगर हम बीजेपी की सरकार जो थी पहले हिमाचल में, अगर उसकी बात करें तो उन्होंने कहा था जी हम X नंबर ऑफ युवाओं को नौकरी देंगे, जी। नहीं दी, रिक्रूटमेंट्स निकाली, पेपर लीक हुए, ठीक है। फिर आगे चल के जो सरकार आई उसने पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन ही डिसॉल्व कर दिए, और इन्होंने आके कहा था कि ओपीएस भी देंगे और साथ में पक्की नौकरी भी देंगे बंदों को। पक्की नौकरी। तो इतने साल हो गए ना, उन्होंने अपना वादा पूरा किया ना इन्होंने अपना वादा पूरा किया। और अगर देखा जाए, अगर सोशल मीडिया पे देखा जाए या नॉर्मल भी देखा जाए, तो लोग डिवाइडेड है। कोई बोलता है कि मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ, कोई बोलता है कि मैं कट्टर भाजपाई हूँ। तो क्या आपको क्या लगता है कि लोगों को ये पार्टी की लाइन को छोड़कर अपने हित के लिए इकट्ठे होकर आगे आना चाहिए? ये एक क्लासिकल केस ऑफ इलिटरेसी है।
जो युवा है उसको पता ही नहीं कि मुझे किस दिशा में जाना है, वो पता नहीं क्या सोच रहा है। देखिए, कांग्रेस को सपोर्ट करना या बीजेपी को सपोर्ट करना अच्छी बात है, आपकी आइडियोलॉजी हो सकती है, आप सपोर्ट करिए, मगर सेल्फ इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट या सोशल इंटरेस्ट हार्म नहीं होने चाहिए। सही बात, वो हार्म कभी नहीं होने चाहिए। अब फैक्ट यही है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है युवाओं को नौकरियां देने में विफल रही है, बुरी तरीके से विफल रही है जी। पिछले 2.5 साल के अंदर। एक्सक्यूज कोई भी क्यों ना हो, विफल रही है। बट इस दौर में भी आप गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं कि नहीं, कोई ऐसा इशू है, फलना इशू है, ABC व्हाट्सएप में तो कई मैसेज छोड़े जाते हैं और कोई भी रीजन बता देते हैं। तो वो जो युवा हैं या किसी भी एज फैक्टर के लोग हैं, मुझे लगता है कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी चाहिए। आज के दौर में क्रिटिकल थिंकिंग है ही नहीं, एक लाइन पकड़ लेते हैं, बस उसी लाइन में आगे चलना है, चाहे कोई भी उसका नफा नुकसान, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। तो वी शुड, आई थिंक, बिकम मैच्योर नाउ टू एनालाइज समथिंग। अगर हमारा ब्रेन एनालाइज नहीं कर पा रहा, हमने एजुकेशन क्यों ली है? फिर बताइए, हम शिक्षित कैसे माने जाएंगे जब हम लोग एनालाइजिंग कर पा रहे हैं चीजों को? तो ये मुझे लगता है कि आप ठीक कह रहे हैं, सोशल मीडिया के दौर में इंफॉर्मेशन का फ्लक्स बहुत ज्यादा है, बट वो जो डिवाइडेशन है कि प्रो बीजेपी एंड प्रो कांग्रेस, और जो लिटरेट क्लास है जिसको क्वेश्चन करना चाहिए गवर्नमेंट को, वो लगभग जो है या तो साइलेंट है या आई डोंट थिंक उनकी क्या मजबूरी है, वो नहीं बोलते। सही बोला सर आपने। और मतलब हम आपको बताएं, जैसे हम एक कम्युनिटी भी रन करते हैं, फेसबुक के ऊपर हमारा एक पेज है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम ओपिनियन देते हैं, वेरी स्ट्रांग ओपिनियन, मतलब कई बार बहुत स्ट्रांग होते हैं, कई बार लोग बोलते हैं कि बहुत बाइस्ड है, लेकिन हमारा जो मेन मोटिव होता है वो ये देखना होता है कि लोगों का दिमाग किस तरफ जा रहा है। अब जैसे आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत ही ब्रिजार केस एक हमारे सामने आया था। हमने एक बार एक पोस्ट डाली थी कि भाई नेता जो है पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो नीचे कमेंट्स में लोग बोल रहे हैं कि पढ़ाई पढ़ाई कुछ नहीं होती है, बोला बंदे के पास ना मतलब अनपढ़ बंदे भी वो काम कर जाते हैं जो पढ़े लिखे नहीं कर पाते। ठीक। तो चलो, एक तरीके से देखा जाए ये बात भी सही है, पर क्या आपको लगता है कि इलिटरेट बंदा अगर किसी चीज को लीड करेगा तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, वो किस तरफ जाएगा? इसके लिए ना मेरे पास एक बड़ी सुंदर लाइन है जी बिल्कुल। वो क्या है? बिल्कुल, डेमोक्रेसी विदाउट एजुकेशन इज लाइक हिपोक्रेसी विदाउट लिमिटेशन। और सर क्या बात। तो अगर हम ये कहें कि अनपढ़ भी अच्छी बात है, कामराज हमारे PM रहे हैं और वो अच्छे पॉलिटिशियन रहे हैं, मैं नहीं कहता कि फॉर्मल एजुकेशन और एजुकेशन को हमें मिक्स नहीं करना है। फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? जो आपने इंस्टीट्यूशन में जाके लर्न की है। एक होता है कि आपने लोगों में जाकर सीखा, आप में पंचायती चुनाव लड़े, आपने वहां पे सेक्रेटरी से सीखा, आपने BDO से सीखा, आपने SDM से सीखा, आपने काम किया, ये आपकी लर्निंग है मान लो। और इस लर्निंग से भी आप बहुत कुछ आगे कर सकते हैं कंट्रीब्यूट सोसाइटी के अंदर, क्योंकि आपने भी कुछ लर्न किया है, किसी और चैनल से लर्न किया। तो फॉर्मल एजुकेशन ना भी हो फिर भी हमें समझ आता है कि चलो उनके पास समझ तो है एटलीस्ट बेसिक जी। पर जिनके पास बेसिक समझ नहीं है, जो मुद्दों को ही नहीं जानते हैं, जो इश्यूज को समझते नहीं है, तो अगर आपको इशू की ही समझ नहीं है तो उसका सोल्यूशन आपके माइंड में कभी नहीं आ सकता है। तो मेरे को ये लगता है कि एजुकेशन बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो बातें हैं पुरानी 15-20 साल लालू के टाइम की है ना, जनता पार्टी सरकार, वो दौर अलग था। आज AI का दौर है, दुनिया कहाँ जा रही है, IT में रेवोल्यूशंस हो रहे हैं, जॉब्स क्रिएट करना बड़ी टास्क है, कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी है वर्ल्ड में, ग्लोबलाइज कंट्री है, ग्लोबलाइज वर्ल्ड बन रहा है, ओपन इकोनॉमी है। ऐसे दौर में ऐसे शब्द यूज करना कि अनपढ़ भी चला सकता है, मैं मानता हूं कि ब्यूरोक्रेसी से ही सपोर्ट लेके आप गवर्नेंस करते हैं जी। बट ब्यूरोक्रेसी एक आपको जो है वो एडवाइस दे सकती है, उसके ऊपर अमल करना आपकी हेडेक है जी। मुझे लगता है कि आज की डेट में कोई भी इस तरह के लोग हैं, उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए कि अनपढ़ आदमी भी बहुत चीज सरकारें चला सकता है। कोई सरकार से लिटरेसी का, एजुकेशन का कोई मतलब ही नहीं है, ये सही बात नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब जैसे अभी आपने कहा कि सारे एक ही लाइन को फॉलो कर रहे हैं, है ना सर? तो अब जैसे सरकारी जॉब वाला जो ट्रेंड है पूरे हिमाचल में चल रहा है, ठीक है, और दूसरी चीज ये भी है कि सरकार जॉब देना नहीं चाह रही है, तो युवा वैसे ही मतलब सदमे में है। तो आपने एक बार पहले भी हमें पॉडकास्ट में ये बात बताई थी, मैं चाहता हूं कि एक बार आप फिर से रिपीट करें इस चीज को। किस तरह के लोगों को सरकारी जॉब के लिए तैयारी करनी चाहिए? बिल्कुल ठीक है। देखिए जी, जिनके पास कोई स्किल है, जैसे मान लो किसी ने ITI कर ली है, पॉलिटेक्निक कर ली है, BTech कर ली है, फार्मास्यूटिकल में कुछ कर लिया, जिनके पास स्किल है उनको जो है वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए।
एग्जाम्पल हिमाचल का लेते हैं, कोई मान लो 2.5 साल से 3 साल से यहाँ रुका हुआ है तैयारी के चक्कर में, मान लो वैकेंसी आ भी जाती है 2 महीने बाद और नहीं निकला, तो 3.5-4 साल उसने वेस्ट कर दिए इस उसमें। यदि उसके पास टेक्निकल कोई डिप्लोमा था या उसके पास टेक्निकल स्किल था, तो जस्ट बिकॉज कि गवर्नमेंट जॉब सेफ है, सिक्योर है और सोशल प्रेस्टीज बहुत जुड़ी है इसके साथ, उस चक्कर में तैयारी करने बैठेंगे, बहुत नुकसान भी हो सकता है। अल्टीमेटली सिलेक्शन बहुत कम लोगों की यहाँ होती हैं, लेस देन 2% गवर्नमेंट जॉब्स हैं और रिमेनिंग जॉब प्राइवेट जॉब्स हैं। प्राइवेट जॉब ल्यूक्रेटिव नहीं है फिलहाल इंडिया में, क्योंकि हमारे यहाँ जॉब्स क्रिएशन कम हो रही है और जॉब सीकर बहुत ज़्यादा हैं। वो एक प्रॉब्लम है। अगर आप बाकी देशों में देखें, यूरोप में, कनाडा में देखें, आप यूएस में देखें, तो जॉब ज़्यादा क्रिएट करते हैं, मैन पावर उनके पास कम है, तो जाके हमारे इंडियंस जो है वहाँ पे सेटल हो रहे हैं, वहाँ उनको अच्छी जॉब्स मिल रही हैं। इट मीन्स हमारे प्राइवेट सेक्टर बूम नहीं कर रहे हैं, उतनी जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं। कारण ये भी है कि हमारे जो यंग लोग हैं वो लेस रिस्क पे कर रहे हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। बट मैं कहता हूँ जैसे हमारा कोई ट्राइबल लोग है, चंबा के भरमौर की बात करें, पांगी की बात करें, जिनका स्टार्टिंग से ही अच्छा एजुकेशन को नहीं मिला, उन्होंने वहीं लोकल से स्कूल से, सरकारी स्कूल से एजुकेशन ली है, फिर वहीं कॉलेज में बीए कर लिया मान लीजिए, तो उसके पास क्या अपॉर्चुनिटी है? वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ना करे तो क्या उसके पास अपॉर्चुनिटी है? तो उसने तैयारी करनी ही है, क्योंकि उसने रास्ता ही ऐसा चुना तैयारी करने का। अब प्राइवेट में कोई रिजर्वेशन नहीं है, जो अफर्मेटिव एक्शंस हैं, गवर्नमेंट जो है रिजर्वेशन क्यों देती है? सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए। आप बताइए क्यों दी है रिजर्वेशन? सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए। जो बैकवर्ड कम्युनिटीज थी, ट्राइबल के नाम पर या कास्ट के नाम पर, उनको ऊपर उठाने का जरिया है रिजर्वेशन। और आप गवर्नमेंट जॉब्स नहीं निकालते हैं तो अपलिफ्ट कहां कर रहे हैं फिर आप सोसाइटी को? तो हम कैपिटलिस्टिक अभी सोसाइटी नहीं बने हैं, अभी बहुत आगे आना है जी। सोशलिज्म ही हमारा सिद्धांत फिलहाल होना चाहिए जी। तो ये जो अपलिफ्टमेंट है कम्युनिटीज की गवर्नमेंट जॉब के जरिए, विच इज लेस देन 2%, तो आप मुझे ये बताइए कि बिना जॉब्स दिए आप उस डिमांड को कैसा पूरा कर रहे हैं कि वी आर अपलिफ्टिंग द सोसाइटी बाय गिविंग देम गवर्नमेंट जॉब्स। ट्राइबल हो या ऐसी कम्युनिटी, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी है, जब उनमें किसी को गवर्नमेंट जॉब लगती है तो वो पूरा एरिया जो है वो कहीं ना कहीं अपलिफ्ट होता है उसके ऐसा करने से। तो और एक बात ये भी, और जो बड़ी ही पुअर बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं तो वो रिस्क नहीं ले सकते हैं, उनके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या, मतलब उनका सोशल स्टेटा ही ऐसा नहीं है कि वो रिस्क ले सकते हैं। तो उनके लिए गवर्नमेंट जॉब एक ऐसा सोल्यूशन है जो उनकी पेरेंट्स की लाइफ को भी जो है वो ठीक कर देगा। तो मुझे लगता है कि समय समय पर निकालनी चाहिए, उन बच्चों को सफिशिएंट मौके मिलने चाहिए। साल के भीतर 2-3 बार गवर्नमेंट जॉब्स निकलनी चाहिए, और निकलती थी पहले, ऐसा होता था ड्यूरिंग वीरभद्र सिंह जी की गवर्नमेंट ना। आप देखेंगे उस समय पे, आप बस नेट पे चेक करिए कि प्रीवियस ईयर पेपर डाल दीजिए आप गूगल पे, प्रीवियस ईयर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स, प्रीवियस ईयर क्लर्क, कोई भी ऐसा, और बहुत सारी साइट्स खुलेंगी आपको, और आप चेक करना कि 2012-13 के बाद कितने एग्जाम्स होते थे साल के अंदर, आप उनकी डेट चेक करना। 17 के बाद नई सरकार आई, वो भी थोड़ी सी उतनी मुझे प्रॉपर लगी नहीं और उसके बाद कोविड आ गया। चलो मानते हैं कोविड ने आपकी स्थितियां खराब कर दी, तो जयराम जी की सरकार के पास एक्सक्यूज पैदा हो गया कि हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं। बट अगली गवर्नमेंट के पास आई डोंट थिंक एक्सक्यूज होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। कम निकालिए बट उसको मौका दीजिए। जो बच्चा लाइब्रेरी बैठा हुआ है, जो बच्चा घर में तैयारी करने बैठा हुआ है, दे आर एब्सोल्युटली इन स्ट्रेस। मुझे कई फोन कॉल्स आती हैं कि हमने पुलिस का पेपर दिया है, कोर्ट में चला गया है, हम तैयारी करने बैठे हैं इस एग्जाम की दोबारा से रिवाइज करने बैठे, या फिर प्राइवेट में कहीं चले जाएं, क्योंकि अगर कोर्ट से निर्णय आता है 2 महीने बाद कि पेपर कैंसिल किया जाता है, दोबारा करवाइए इसे, तो जो बच्चा है जो बद्दी चला गया दोबारा, मतलब कुछ करने के लिए, मान लो कहीं बाहर निकल गया, तो उसको जो है दोबारा उसको तैयार करना एक बड़ी टास्क है। दिस इज द कॉज ऑफ डिप्रेशन इन दोज वेरी पीपल। गवर्नमेंट को आई थिंक युवाओं की भावनाओं को समझना चाहिए। युवा जो है बहुत ज्यादा फ्रेजाइल होती है मेंटली, एंड मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सा कंसोल करने की जरूरत है इस समय पे गवर्नमेंट को। सही बात है। अभी जैसे हमने आज दिन में एक पोस्ट डाली थी अपने कम्युनिटी पेज के ऊपर कि भाई हम इस तरीके का पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, अगर किसी के मन में कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए, ताकि हम पॉडकास्ट में उसको डिस्कस कर सके। तो कई लोगों ने अपने सवाल दिए, और कई बंदे ऐसे भी थे जिन्होंने बोला कि हमारा तो सवाल नहीं है, जवाब है भाई,
कि ये जो सरकार है वो दोबारा नहीं आएगी वापस। तो मतलब लोग इस तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं ठीक इन है, चीजों को लेकर। ठीक है। तो अब जैसे अभी आप बता रहे थे कि युवा जो है फ्रस्ट्रेट होता है, एक्चुअली हमारा सवाल अगला यही होने वाला था कि जिन लोगों ने एग्जाम दिए हैं, जिनके या तो रिजल्ट नहीं निकले हैं या जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है, वो क्या करें? लेकिन आपने बता ही दिया कि इसको तैयारी करनी चाहिए। देखो वही है जिनके मतलब जिनके रिजल्ट्स नहीं आए, रिजल्ट्स पेंडिंग थे, चलो रिजल्ट कुछ के निकले, कुछ एग्जाम के रिजल्ट्स भी आए जी। एक मेरा सीधा सा पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट बोर्ड, करप्शन थी उसमें, मालूम चला करप्शन, पेपर बिकते थे, ठीक है जी। जी। डिपार्टमेंट एक्टिव था, मगर वो एक्टिव मतलब ये कि हर दूसरे तीसरे महीने नोटिफिकेशन आती थी, राइट, कोई वैकेंसी निकलती थी, एक्टिव था, पूरा ऑर्गेनाइज था, काम बिल्कुल ठीक चल रहा था। करप्ट था, करप्शन कहा नहीं है, सही बात। बट रेवेन्यू में अगर करप्शन होती है, मान लो कि एसडीएम साहब हैं, ये वीडियो करप्शन करते हैं, तो क्या पूरा डिपार्टमेंट डिसमेंटल कर देना है? आपने वो सोल्यूशन है क्या उस बात का? वेरी बैड स्टेप, राइट। तो आप पूरा डिपार्टमेंट क्यों, पूरा सिस्टम क्यों कोलैप्स कर रहे हैं उसका? और जो नया सिस्टम आया वो कैसे डिफरेंट है उनसे, मतलब वो किस तरीके से काम करेंगे? आप जरा खुद सोचिए कि काम तो उनका सेम ही होएगा जी, वो भी सेम तरह के टेबल कुर्सी पे बैठेंगे और सेम तरह का काम करने वाले हैं। राइट। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि आपने इसको डिसमेंटल क्यों किया है। जो पे शक था उनको निकालो, नए लोग रखिए। यदि किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मान लो 4 लीग के ऑफिसर्स हैं करप्ट पाए जाते हैं, ट्रांसफर करो उनकी, सस्पेंड करो उनको, तब तक यही तरीका होता, सस्पेंड करे, इंक्वायरी बैठी, कोई एसआईटी बिठा दिया आपने, चल रहा मामला, इन्वेस्टिगेशन हुई, पाए गए कि अच्छा इसमें इन्वॉल्व थे, तो वो टर्मिनेट हो जाएंगे। बट उनकी जगह फिर कोई ऐसे लोग आप चुनिए जो आपकी नजर में ईमानदार है। गवर्नमेंट की नजर में ईमानदार ऑफिसर नहीं थे क्या? रखो उनको वहां पे, वो सिस्टम ठीक करेंगे। 2-3 लाओ ना ऐसे लोग जो कि सिंघम टाइप हों, वो रखते आप उस डिपार्टमेंट में, वो उसको ठीक करते। देखिए कहीं भी सिस्टम खराब होता है तो उसको ठीक करने के लिए हमारे पास अच्छे ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट के पास हैं। डिसमेंटल करना, नया बनाना, उसको 2 साल लग जाना सिर्फ बनने में ही। ऐसा था कोई बड़ी इमारत खड़ी हो रही थी कहीं पे, कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन हो रहा था जो अभी 2 साल में पूरा हुआ है। मैन पावर आपके पास आ चुकी है, सब कुछ रेडी है, इसके बावजूद भी ये पेपर लीक क्यों हुआ? अब हिमाचल प्रदेश चयन आयोग ने पेपर नहीं करवाया, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये क्लास 3 का पेपर करवाने की, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को दिया। और आपने डिपार्टमेंट डिसमेंटल क्यों किया ये बोलकर कि करप्ट हो चुका है। तो जब आपने तो दोबारा जब एचपीपीएससी के जरिए पेपर करवाया तो वो भी निकल गया, वो तो पेपर वो भी चला गया, राइट। तो उसकी भी छवि खराब कर दी। नहीं तो एचपीपीएससी छवि क्या थी, ये ग्रेड 1 ग्रेड 2 एग्जाम करवाता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी एग्जाम करवाता है, वो ग्रुप 3 वाला एग्जाम बहुत रेयर करवाता है। और उसकी छवि ऐसी है कि बहुत ट्रांसपेरेंसी से और यहाँ मतलब जेन्युइन तरीके से एग्जाम करवाए जाते हैं। और अब जो हमने देखा कि ये तो कोर्ट में मामला चला गया है, तो ये दिखाता है कि गवर्नमेंट अननेसेसरली कुछ चीजें कर रही थी, रिजल्ट कुछ आया नहीं है और वैकेंसीज नहीं आने की कोई मतलब उम्मीद नजर नहीं आ रही है। सही बात बोली सर आपने। मेरे को तो ऐसा लगता है कि जिस दिन रिजल्ट आना था ना इलेक्शन का, उस दिन सुक्खू जी ने नायक मूवी देख रहे थे। आते ही सीधे फटाफट एक्शन लिए बिना सोचे समझे। बिल्कुल ठीक है। तो ये सच में बहुत गलत बात है। वैसे देखा जाए तो युवाओं के साथ में बहुत बड़ा धोखा है, बिल्कुल धोखा है, जो कि ये लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। और जो एक्शंस अभी सरकार कर रही है उससे यही लग रहा है कि ये चाहते हैं कि भाइयों सेब के पेड़ लगाओ, सेब ही बेचो, तुम उसी लायक हो, सरकारी नौकरी तुम मत करो, रहने दो, छोड़ दो। ये गलत बात है। गवर्नमेंट इनसेंसिटिव है, मैं ये स्ट्रॉन्ग वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ जी, क्योंकि देखो जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो ज्यादा पब्लिक के बीच में जाते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं ज्यादा, तो पब्लिक के बीच में वो रहते हैं। उनको जितनी फीडबैक मिल रही है ना पब्लिक से, उतनी हमको नहीं मिलती है। उनके पर्सनल हैंडल पर कितने मैसेज उनको आते होंगे, उनको कितने मैसेज पब्लिक कर रही है, उनसे मिल रही है। तो मुझे लगता है कि ये इनसेंसिटिविटी है गवर्नमेंट की कि पब्लिक का रुझान देखने के बावजूद भी, स्टूडेंट्स का रुझान देखने के बावजूद भी गवर्नमेंट कोई एक्शन लेना नहीं चाह रही है। मुझे लगता है कोई बात नहीं, देख लेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि जो यूपी है या बिहार है, वहाँ के बच्चे एग्रेशन उनमें ज्यादा है। हिमाचल के जो बच्चे उनमें थोड़े कम एग्रेसिव हैं इन बातों को लेकर, जिसका आई थिंक गवर्नमेंट अदर वे अराउंड ले रही है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ के बच्चे अगर सोफिस्टिकेटेड हैं, वेल मैनर्ड हैं, वेल कल्चर्ड हैं, कि तोड़फोड़ नहीं करते ऐसे कहीं पे भी जो है वो ये कर दिया वो कर दिया, तो गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि ये इतने वेल मैनर्ड तरीके से अपनी डिमांड रख रहे हैं
कि रिजल्ट्स निकालिए, वैकेंसीज निकालिए, तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा एक सिंपैथी रखनी चाहिए एस्पिरेंट के साथ। सही बात है सर, ठीक बोला आपने। अब जैसे आपने बताया कि जीडीपी में ग्रोथ हुई हिमाचल की, बिल्कुल। ठीक है। और एक अभी नई खबर और आई है, अभी मैं देख रहा था, सुक्खू जी का ही पेज है जो सीएमओ हिमाचल का जो ऑफिशियल पेज है, उस पे एक वीडियो रिलीज किया गया है, हाँ जी। जिसमें बताया गया है कि जो हिमाचल की जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो रैंकिंग होती है एजुकेशन सिस्टम की, वो मतलब थोड़ी सी सुधरी है। ठीक। एक तरफ ये बोल रहे हैं कि रैंकिंग सुधर की, दूसरी तरफ तो ये स्कूल बंद किए जा रहे हैं सर। तो उसका तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है। एक तरफ बोल रहे हैं कि ऐसा हो गया, दूसरी तरफ धड़ाधड़ बोल रहे हैं स्कूल मर्ज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप मुझे ये बताइए कि बच्चों के या उनके अभिभावकों के ऊपर इस चीज का क्या फर्क पड़ेगा कि जिस स्कूल में हमारा बच्चा जाता था उसको मर्ज करके कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। जी जी, देखिए, अगर एजुकेशन का स्टेटस इंक्रीज हुआ है जी, तो उसका जो क्रेडिट है ना, वो पब्लिक स्कूल को जा रहा है। फिर गांव-गांव में पब्लिक स्कूल ओपन हो चुके हैं। पेरेंट्स ने अपने पॉकेट से पैसा निकाल कर बच्चों के एजुकेशन पे लगाया हुआ है। तो उनका जो स्टेटस गवर्नमेंट का क्लेम कर रहे हैं कि स्टेटस इंप्रूव हुआ है, वो एजुकेशन के प्राइवेटाइजेशन से इंप्रूव हुआ है। प्राइवेट स्कूल बहुत ओपन हो गए। आप गांव में जाइए, देखिए 5-7 गांव के भीतर आपको प्राइवेट स्कूल मिल ही जा रहा है। यही मिल जाएंगे 2-3 तो बिल्कुल 2-3 किलोमीटर। प्राइवेट स्कूल ओपन करना बड़ी टास्क नहीं है, कोई बहुत रेगुलेशंस नहीं चाहिए आज की डेट में। जी, बहुत इजीली आप प्राइवेट स्कूल ओपन कर सकते हैं। कर सकते हैं, राइट। बहुत फ्लेक्सिबल रूल्स हैं प्राइवेट स्कूल ओपन करने के, पब्लिक स्कूल ओपन करने के। तो उनके कारण जो है स्टेटस इंप्रूव हुआ है, ऐसा मेरे को लगता है। जी, रही बात स्कूल को मर्ज करने की, वो सही नहीं है, क्योंकि एजुकेशन एक बेसिक राइट है। राइट सर। एक एजुकेशन एक ह्यूमन राइट भी और एक बहुत बेसिक और हमारा फंडामेंटल राइट भी है कि टू हैव सफिशिएंट एजुकेशन। आर्टिकल 21 आप पढ़ेंगे तो उसमें 6 to 14 ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का प्रावधान है। ये जो फ्री एंड कंपल्सरी शब्द का मतलब क्या है? अगर आप स्कूल मर्ज कर रहे हैं तो जो कहते हैं फ्री एंड कंपल्सरी, मतलब हम तुम्हें देंगे फ्री एजुकेशन और कंपल्सरी भी होगी कि तुम्हें पढ़ाना ही पड़ेगा बच्चों को स्कूल के अंदर। ठीक, घर में रख नहीं सकते उन बच्चों को आप। सही बात। तो जब आप ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर, तो इसकी इंप्लीमेंटेशन किस पे है फिर? सही बोला। कैसी फ्री एजुकेशन है? मुझे लगता है कि आज भी हमें देखने चाहिए कि ट्राइबल जो एरियाज हैं, मैं परसों का ट्रिब्यून पढ़ रहा था, भरमौर के पास में कोई स्कूल है, वहां पे एक ही लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस के, एक ही लेक्चर उनकी भी ट्रांसफर हो गई। मतलब वो खाली उनको नहीं मालूम कि कितने टीचर हैं। कैन यू बिलीव कि जो ट्रांसफर जब ऑर्डर जिसने भी रिलीज की होंगी इस अथॉरिटी ने, उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं करी है कि स्कूल में स्टाफ कितना हो। दिस इज इनसेंसिटिविटी, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। कि अगर आपको नहीं मालूम कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कितना स्टाफ है और आप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो पीछे क्या माहौल है, कैसे बच्चे पढ़ेंगे, कोई उनसे मतलब नहीं है। तो लोकल विधायक ने उस इशू को उठाया कि इकलौता लेक्चरर यहाँ पे हैं और आप उसको भी उठा रहे हैं, तो शिक्षा क्या इनका क्या स्तर रहेगा। और आज से 5 साल पहले वहाँ पे 11-12 में 36 बच्चे थे, अब 8 रह गए हुए हैं, क्योंकि एक ही लेक्चरर है 3-4 साल से, 5 साल से। गलत है ये, क्योंकि द थिंग इज दैट कि एजुकेशन और मेरे को लगता है हेल्थ ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट को जो है वो प्राथमिकता पे रखनी चाहिए। जैसे केरल की सरकार ने ऐसा किया, दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने भी ऐसा किया, अपना बजट का 25% हेल्थ पे था जी, और 25% एजुकेशन पे था। तो उनका 50% जो बजट है वो हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर जाता है, राइट। मगर हिमाचल प्रदेश में हम देखते हैं तो ये स्कूल्स मर्ज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और ये दिस इज नॉट राइट, क्योंकि गरीब से गरीब बच्चे के पढ़ने का अधिकार आप छीन लेते हैं जब आप स्कूल को जो है वो मर्ज कर देते हैं। शायद वो आएगा नहीं इतनी दूर स्कूल के लिए, 5-6 किलोमीटर आए ना, फिर वो सही बात, तो ये गलत है। और ऑलरेडी फ्री दे रहे दूसरी तरफ वैसे ही बंदों को परेशान। बाकी चीजें मत फ्री करिए आप। 1500 रुपए क्यों देने महिलाओं को? सही बात है, कोई लॉजिक है? नहीं, कोई लॉजिक। और सारी को देने हैं। बाद में फिर चेंजेस की ना कि नहीं 18 साल से ऊपर हो, फिर ये कहा कि नहीं जो है उस फैमिली को गवर्नमेंट जॉब वाला नहीं हो, वो सब मतलब आप कहिए वो बात करना ही बेकार है। वो जो स्कीम आई थी, और मैं बोल रहा हूँ कि मान लेते हैं कि वो स्कीम इंप्लीमेंट भी कर देते हैं, मान लीजिए 1500 रुपए देना नहीं नीड है उसकी है, आप उसकी बजाय जो है स्कूल्स अच्छे कर दीजिए, हॉस्पिटल अच्छे कर दीजिए। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, हमारी एजुकेशन अच्छी है, तो हम खुद ही सर्वाइव कर लेंगे फिर मार्केट में, राइट। आप उस
उसके अंदर वो चीज़ डाल देंगे, वो सर्वाइव कर जाएगा। बट आप एजुकेशन को ही हैंडीकैप कर देंगे स्टार्टिंग से ही, वो बच्चा जो है आगे जाकर किसी भी मतलब डिपार्टमेंट में जो है एडजस्ट नहीं कर पाएगा। स्किल ही नहीं है उसका उतना अच्छा है, हो ही नहीं पाएगा। और डेटा कहते हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं अक्रॉस इंडिया, उसमें जो 6th क्लास का जो बच्चा है, मोर देन 40% 6th क्लास के बच्चे जो हैं वो सिंपल सेंटेंस हिंदी इंग्लिश में लगातार रीड नहीं कर सकते हैं। 40% बच्चे यस रीड नहीं कर सकते हैं। Okay. और 8th क्लास का जो बच्चा है वो कोई एप्लीकेशन प्रॉपर्ली लिख नहीं सकता है, उनका डेटा मोर देन 80% है। तो एजुकेशन जब सर्वे करवाए जाते हैं वो बड़े स्टार्क डेटा हैं और वो हैरान करते हैं। ये होने के बावजूद भी गवर्नमेंट जो है वो एक तरह से टीचर की रिक्रूटमेंट नहीं कर रही है। जेबीटी की रिक्रूटमेंट हमारे हिमाचल में 19 में आई थी, कमीशन आया था, अब 25 खत्म होने वाला है, लगभग हाफ हो चुका है। जेबीटी टीचर्स नहीं रखे गए हैं। एक स्कूल में एक टीचर है, सही बात। एक स्कूल में एक टीचर है। और कोई इसको अगर ऐसे देखे कि बच्चे 5 हैं, टीचर 2 हैं, 2 टीचर की सैलरी 80-80 हज़ार रुपए है, 1,60,000 खर्च कर रहे हैं, प्यून भी है, क्लर्क भी है। आप अगर इसको मॉनेटरी वाइज अगर प्लस माइनस करोगे और देखिए 8 बच्चे 2.5 लाख रुपए खर्चा, तो ये बैठ नहीं रहा है। ऐसे संकीर्ण उसमें देखिए चीजों को आप। सही बात। जो 8 बच्चे हैं उनके ऊपर इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो 8 है, क्योंकि वो सोशल स्टेटा में सबसे पीछे हैं इस समय पे, तभी वो प्राइवेट स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं। सही तो बात। उनको सपोर्ट करना गवर्नमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। बाकी तो खैर पब्लिक स्कूल में जा ही रहे हैं, तो उस स्कूल को क्लोज करना बस ये बोलकर 5 बच्चे हैं, 5 हो चाहे 1 भी हो। जैसे मैंने ट्रेन का एग्जांपल दिया ना आपको, मैंने डिस्कस किया था कि कुछ साल पहले की बात है कि जापान के अंदर एक जो ट्रेन थी उनकी, उस दौर में ऐसा कि गाड़ियां वाड़ियां शायद नहीं होती होंगी, तो ट्रेन ही मेन वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था जी। तो उसमें क्या होता है कि एक गांव के अंदर सिर्फ एक बच्चा है जिसने सुबह ट्रेन पे चढ़ना है, बाकी कोई वहां से ट्रेवल नहीं करेंगे। तो जो ट्रेन है वो 5-6 किलोमीटर स्पेशली जा रही है उस एक बच्चे को पिकअप करने के लिए। इट मीन्स कोई बोले कि ट्रेन पे तो 2.5-3 किलोमीटर 5 किलोमीटर में इतना फ्यूल खर्च हो जाएगा, राइट, एक ही बच्चा है। तो यूटिलिटी, लॉ ऑफ यूटिलिटी, ये कैपिटलिज्म का प्रिंसिपल है। ये सही बात। कैपिटलिज्म के ऊपर हम अभी एंटर नहीं करना चाहेंगे। वो यूएस है, अमेरिका है, उसने दुनिया चेंज करी है, उसका अलग ही सिस्टम चल रहा है। हम उसके नक्शे कदम पे चलेंगे, ये चेक करेंगे भी कितना पैसा हम लगा रहे हैं, आउटकम कितनी आ रही है। तो इस तरीके से सोशल जो फैब्रिक है वो ब्रेक हो जाएंगे, ऐसा लगता है। सही बात है, ठीक कहा सर आपने। अब जैसे सर आप एस्पिरेंट्स को तैयार करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए, जी जी जी, बच्चा पूरी तैयारी करता है, आगे जाता है, एग्जाम देता है, फिर कभी क्या होता है कि निकल जाता है, कभी होता है कि यार पेपर लीक हो गया, कुछ ऐसा हो गया, ये हो गया, ठीक। जैसे तैसे अगर बच्चा किसी डिपार्टमेंट में आ भी गया, ठीक है जी, अब तो जैसे ये बोल रहे हैं कि जैसे ये स्किल टेस्ट लेंगे, चलो इसको भी 2 मिनट के लिए साइड हटा देते हैं, ठीक। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि डिपार्टमेंट को भी मर्ज करने लग रहे हैं। जी जी जी, नई नई पोस्टें जो है ये बना रहे हैं और उसका कोई बैक, कोई वो है नहीं, कोई मतलब कोई लॉजिकल वो बनता नहीं है। तो थोड़ा इस बारे में भी थोड़ा बताइए सर, क्या हो रहा है ये? देखिए ऐसा है जी कि मैकेनिकल विंग हमारे चंबा में है जी, और वो मैकेनिकल विंग पूरी की पूरी मर्ज होने जा रही है। पूरी की पूरी मर्ज होने जा रही है। मैकेनिकल विंग कौन सी वाली? जो वर्कशॉप में होती है जी, HRTC वगैरह। HRTC अलग डिपार्टमेंट है, वो कॉर्पोरेशन है। ओके। ये अलग विंग होती है। इसका पर्पस ये है कि जैसे PWD है या पुलिस डिपार्टमेंट है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट की गाड़ियों की थोड़ा बहुत जो भी कमी पेशी है, सर्विस देना है, हल्का ये काम करना है जी। तो उस पूरे डिपार्टमेंट को मर्ज करने जा रहे हैं, ये बोलकर कि यूटिलिटी नहीं है इसकी, इतने लोग रखे जा रहे हैं, इतने लोग हैं, काम इनके पास उतना नहीं है। एक्चुअली उसके पास उस डिपार्टमेंट में काम होता है इस सीजन में, बरसात होती है तो डैमेज होती है, बुलडोजर रोज निकलेगा, JCB जाएंगे यहाँ से, तो उनकी फिर सर्विसेज करनी पड़ती हैं। उस समय ज़्यादा प्रेशर होता है, कोई ब्रिज गिर जाए, कुछ हो जाए तो काम पड़ जाता है उसमें ज़्यादा। मेरे बोलने का सिर्फ अर्थ ये है कि आप यूटिलिटी का अगर लॉ फॉलो करेंगे ना कि हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और इतना हम काम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो BSNL काफ़ी टाइम से घाटे में, वो क्यों रखा फिर आपने? इंडियन रेलवेज काफ़ी टाइम से घाटे में चल रही हैं, वो आपने क्यों रखी हुई हैं? और इस तरह की ना जाने कितनी जो है वो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेवाएं प्रोड्यूस कर रही है, वो क्यों चला के रखी है? देखिए गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है वो चेक एंड बैलेंस करते हैं क्रिएटर। जियो और एयरटेल जो है प्रॉफिटीरिंग करने के लिए अगर आगे बढ़ते हैं, प्राइसेस को एस्केलेट करते हैं, तो BSNL अपने प्राइसेस कंट्रोल करके उन पे चेक एंड बैलेंस मेंटेन करेगा। तो ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये प्राइवेट प्लेयर को कंट्रोल करने का तरीका है, एक टूल है ये जी।
तो अगर आप बोलेंगे कि नहीं हम जो है मैकेनिकल विंग को वैसे ही खत्म कर देंगे और आउटसोर्स कर देंगे काम को, जैसे कि किसी को प्राइवेट को बोल दें भाई ये गाड़ियां हैं, इनको तो रिपेयर कर दे, कुछ भी है, तो आई थिंक ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। आज कुछ हो सकता है कि आज उनको आउटसोर्स करने में इजी लग रहा है, बट लॉन्ग टर्म के अंदर आई थिंक जो है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो सेवाएं देता है लगातार वहाँ काम करके, वो ज़्यादा ट्रस्टवर्थी सेवाएं होती हैं, ट्रस्टेबल सेवाएं होती हैं। ट्रस्टेबल सेवा। मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि हम जब खुद चेक करते हैं गाड़ी को, उसमें कमी होती है सिर्फ 10 रुपए की। वही गाड़ी अगर मान लो जाती है किसी प्राइवेट वर्कशॉप में, वो सच झूठ बोल के उसका बिल 50,000 बना देगा। 50,000 बना देगा, राइट। क्या उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस है जी कि उसने मतलब क्या चेक किया क्या नहीं किया? सही बोला। कोई उस पे आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल नहीं सकते हैं, जी। ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की अपनी क्रेडिबिलिटी है, उसे फिलहाल बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया फिलहाल जीडीपी वाइज बेशक 4th नंबर पे आ चुका है, बट हमारी पर कैपिटा इनकम, हमारे सोशल स्टेटस और हमारी परचेजिंग पावर अभी बहुत नीचे है। बहुत तो नीचे। इस ऐसे अभी हमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट जॉब्स की बड़ी सख्त जरूरत है। सख्त जरूरत है। बिल्कुल। अब जैसे जॉब्स की सख्त जरूरत है, अभी नई नई जॉब की प्रोफाइल इंट्रोड्यूस की जा रही है सर, जी, जिनका जी। वो हवा में ही चल रहा है हिसाब बिल्कुल, किताब। बिल्कुल, जैसे ठीक अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, आपने बताया ठीक है। कि जैसे वो फॉरेस्ट वाला जो आपने एग्जांपल, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए सर। देखिए जी, अभी गवर्नमेंट ने क्या एक रास्ता पकड़ लिया है, एक नया प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं, पैरेलल जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। जी। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये जो वन मित्र है, ये कोई पोस्ट थी नहीं, क्रिएट की गई है। ये कुछ नई तरह की पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं और एग्जिस्टिंग पोस्ट को ये खत्म करते जा रहे हैं। खत्म करते जा रहे हैं। जैसे मान लो, एक मैं इसको कंप्लीट करूंगा, एक भरमौर में एक जेई मैकेनिकल की सिर्फ सिंगल पोस्ट थी भरमौर के अंदर। जी। 2 साल से वो खाली पड़ी थी, वो खत्म कर दी गई पोस्ट। खत्म ही कर दी। खत्म कर दी गई पोस्ट। ऐसी कई पोस्ट थी जो 2-2 साल से वेकेंट थी। एक ऑर्डर पास हुआ कि 2 साल से जितनी भी वेकेंट पोस्ट पड़ी हुई हैं, इसका मतलब कि 2 साल से वेकेंट है, पब्लिक कोई शोर क्रिएट नहीं कर रही कि हम तो हमारा काम रुका हुआ है। जब रुका ही नहीं है काम तो बंद कर। बट ये बड़ी नीच मानसिकता है ये। चलो ठीक है, वो पोस्ट को बंद कर रहे हैं, लेकिन जो काम जो उसने करना था बंदे ने, वो तो है ही है ना, वो तो था ही, काम तो था ही था, बट पब्लिक रिएक्शन नहीं दे रही है, तो साइलेंटली निकल रहे हैं वहां से कि खत्म कर दो इसको। जब पब्लिक मांग ही नहीं कर रही कि हमें चाहिए, अगर मांग कर भी रही तो उतनी स्ट्रांग तरीके से मांग नहीं कर रही है, तो खत्म कर दे रही है। अब मैं वापस आता हूं, जो उन्होंने पैरेलल जॉब सिस्टम क्रिएट करा है, ये ड्रैकोनियन है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये जो नए जॉब प्रोफाइल हैं, इनके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। कोई एग्जिस्टिंग जो जॉब्स होती हैं, जैसे मान लो हमारे फादर ने या आपके फादर ने गवर्नमेंट में मान लो जॉब करी हुई है, किसी सोसाइटी में किसी और ने की हुई है, वो ऐसा पटवारी गए, प्रमोट हुए, कानून गो बन गए, प्रमोट हुए नायब तहसीलदार, और तहसीलदार बन के रिटायर हुए। अब जो भी पटवारी आज बनेगा, उसके माइंड में विजन क्या है कि मैं भी अंत में तहसीलदार बन के जो है वो रिटायर है कि नहीं है? जी बिल्कुल। जो वन मित्र बनेगा, उसके माइंड में क्या चल रहा है? आप सोच के देखिए। सही बात। कोई एग्जाम भी नहीं हुआ उसका, इंटरव्यू लिए गए, और इंटरव्यू बेस्ड जो भी एंट्रीज होती हैं वो डमी एंट्री होती हैं सारी की सारी। इसका बुरा ना मान जाए जो सिलेक्ट हुए हैं, मतलब ईमानदारी से भी हुए होंगे आप लोग, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ईमानदारी से हुए होंगे, जेन्युइन तरीके से हुए होंगे, बट आपके केस में ना हो ऐसा। ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि डमी एंट्रीज होती हैं सारी सारी, वो इन्फ्लुएंस्ड लोग हैं जो उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं। तो अब ये जो वन मित्र है, इसका प्रोफाइल क्या आगे होने वाला है? फॉरेस्ट गार्ड जो होता है उसका प्रॉपर प्रोफाइल है, उसने आगे फिर प्रमोट होना है, वो बी हो जाएगा या आगे जो भी प्रमोट होगा आगे जाकर वो। मगर ये अभी उन्होंने कहा कि हम रोगी मित्र भी रखेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट में। आशा वर्कर ऑलरेडी हैं, उनका स्टेटस अभी कहां पहुंचा है पता नहीं है, पता ही नहीं है। सही राइट। अभी रोगी मित्र आशा वर्कर से कैसे डिफरेंट होंगे? डिफरेंट प्रोफाइल क्यों ला रहे हो आप? एग्जिस्टिंग जो नर्सेज हैं या बाकी जो स्टाफ है, उनकी रिक्रूटमेंट ना लाकर, नर्सेज की वैकेंसी कहाँ है 4 साल से? नहीं, सही बात है, राइट। डिस्पेंसरी में कहाँ वैकेंसीज आई है? वेटनरी डिपार्टमेंट में कहाँ से वैकेंसी आई है पिछले 2.5-3 साल से? तो मैंने जो हेल्थ केयर में ऑलरेडी जो वैकेंसीज पड़ी हैं वो ना भरकर एक पैरेलल ह्यूमन फोर्स क्रिएट कर रहे हैं। जो ह्यूमन फोर्स इस उसमें है कि चलो गवर्नमेंट जॉब है बोलने को, बट वो गवर्नमेंट है भी है कि नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और अभी सीएम ने एक और लेटेस्ट बात कही थी कि बिजली मित्र भी रखे जाएंगे।
वन मित्र, रोगी मित्र, बिजली मित्र, महिला मित्र, मतलब ये कौन सा मित्र है जो लगातार रखे जा रहे हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं ये जो जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं जी, इसमें बड़े लूप होल्स हैं, क्रेडिबल नहीं है जॉब्स ये कंप्लीटली, और जो इसमें जा रहे हैं बस उम्मीद पे जा रहे हैं कि आज नहीं तो 5-7 साल के बाद कोई और गवर्नमेंट आएगी जो हमें रेगुलर करेगी और हमारा जॉब प्रोफाइल कंप्लीट आगे बनाएगी कि हमने इस तरह से प्रमोट होना है, हमारा ये स्केल ऐसे ऐसे होएगा। पर फिलहाल कुछ नहीं है, और ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि गवर्नमेंट जो है डिपार्टमेंट के अंदर पैरेलल एक विंग क्रिएट कर रही है, पैरेलल विंग क्रिएट, ये क्योंकि उसका कोई सिर पैर है नहीं उस विंग का। सही बात है, इससे बेटर है कि जो एग्जिस्टिंग है आप उसको ही नहीं खाओ, उसको भरो। सही बात है, उनका पता है ना कि ये काम इनका है, ये काम इनका, और वो प्रॉपर सिस्टम है उसका। हम पटवारी के पास जाते हैं, मालूम है कि ये काम इसका है जी, सोसाइटी में क्लियर है चीज सारी कि काम किसका कौन करने वाला है। बट आप पैरेलल विंग क्रिएट करेंगे, वो टेक ओवर कर लेगी जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज उनका काम, और वो क्या पोस्ट फिर आप खत्म कर देंगे कुछ साल के बाद, क्योंकि अब इनकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, काम तो निकल ही रहा है। बट जो इस विश्वास पे गए कि हम तो रेगुलर होने वाले हैं कुछ एक साल के बाद, चाहे वो रोगी मित्र होंगे या बिजली मित्र होंगे, मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ ये बहुत बड़ा डिजास्टर होने वाला है। आगे जाकर आप देखेंगे ये अभी फिलहाल टाइम निकाल जाएंगे, आज से 5-10 साल बाद ऐसी आप फोर्स क्रिएट करने वाले हैं 15-20 या 50,000 लोगों की, जो ना इधर के होंगे ना उधर के होंगे। सही बात है, क्योंकि अगली गवर्नमेंट बोलेंगे हमने इनको रखा नहीं है, तो ये तो पिछली गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, इनका कोई प्रोफाइल ही नहीं है, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये बस उम्मीद पे ही आगे फिर बढ़ेंगे। आई डोंट थिंक ये सही तरीका है, इस तरह की रिक्रूटमेंट जो है बहुत गलत है। सही बात है, वो मित्रा खराब करता है मित्रा ये मित्र ही काम खराब कर देंगे, अपना ही कर देंगे, बेचारे क्या जाएंगे बेचारे, ना यहाँ के ना वहाँ के। बहुत सही बात है, बहुत गलत है ये यार सच में। मतलब मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही है सर, जैसे आज से कुछ साल पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, जब वीरभद्र जब चलाते थे सरकार को, अभी भी कांग्रेस की सरकार है, पहले इतनी सही चलती थी, अब इतनी खराब कैसे चल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वही लोग हैं इसको चलाने वाले, बस एक लीडर हैं जो चेंज हुए हैं। तो मतलब ऐसी कैसी लीडरशिप है जो इतने गहरी खाई में पूरे के पूरे प्रदेश को धकेला जा रहा है सर, ये कैसी लीडरशिप? पॉलिटिकल ना हो जाए ये, पर मैं कहना चाहता हूँ कि जो लीडरशिप में कमी है फिलहाल, वीरभद्र सिंह जो थे उनकी लीडरशिप बहुत क्लियर होती थी कि डिसीजन मेकिंग पावर ना होनी चाहिए आपकी, डिसीजन मेकिंग पावर। सही बात है, फिर जो होगा देखा जाएगा, उसके बाद भी आप भी कोई रिस्क लेते हैं किसी चीज का, तो फिर उसके आउटकम्स रेमिफिकेशन आप हैंडल करते हो खुद एज इंडिविजुअल भी, गवर्नमेंट को भी हैंडल करनी चाहिए ना। सही बात है। बगल में सेम टाइम पे भगवंत सिंह मान की सरकार आती है पंजाब के अंदर, मैं उसका फैन नहीं हूँ, मगर द थिंग इज दैट कि उसने कहा था कि आते ही हम लोग 20,000 वैकेंसीज निकालेंगे, 20 नहीं निकाली पर एक साल में 14,000 वैकेंसीज निकाली उसने। चलो पंजाब एक बड़ा सूबा है, मानते हैं, उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, बट द थिंग इज दैट कि पैरेलल हमारे पास भी तो पॉपुलेशन कम है, उसके हिसाब से रिसोर्सेज हमारे भी ठीक ठाक ही हैं, तो एटलीस्ट उनको देखकर भी तो सीखना चाहिए कि बगल में क्या चल रहा है, बगल की स्टेट में क्या चल रहा है, वहां कैसे गवर्नेंस अच्छी हो रही है, हमारे यहाँ क्या हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि लीडरशिप में कमी है। एक्सपीरियंस बोल सकते हैं, एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं, सही बात, बट थोड़ा ज्यादा बोलना इज नॉट राइट। नहीं, मैं समझ गया सर। वैसे भी मैं दर्शकों को बता दूं कि यहाँ पे कुछ भी पॉलिटिकल नहीं चल रहा है, जस्ट वी आर टॉकिंग, वी आर इंटरेक्टिंग, और जो भी हमारे थॉट्स हैं हम उनको प्रेजेंट कर रहे हैं और पब्लिक के सामने हम लोग उसको रख रहे हैं। देखिए मेरा पर्सनली ये मानना है ना कि लोगों को ना पार्टी विचारधारा से उठकर काम करना चाहिए प्रदेश के लिए, ठीक है। अब जैसे अभी इस वक्त प्रेजेंटली हमारी स्टेट के अंदर 2 ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। अब शांता कुमार जी ले लो, प्रेम कुमार धूमल जी ले लो, ठीक है, वो किसी और पार्टी के हैं, पर तुम उससे यार थोड़ी राय तो ले सकते हो, उन लोगों से राय ले सकते हो कि यार अच्छा कैसे किया जाए, क्या किया जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल सब कुछ खत्म होने के बाद एक चीज बचती है, वो ये है प्रदेश। पार्टी रहे ना रहे, प्रदेश रहना चाहिए सर। तो मतलब लोगों के हित में काम करने आए हैं, तो ईगो से हटकर थोड़ा मिलजुल के करो, क्योंकि देखो ऑलरेडी इतना ज्यादा कर्जा जो है हिमाचल के ऊपर हो गया है, ठीक है, और जैसे जीडीपी तो चलो जैसे तैसे बढ़ गई, लेकिन मेन जो है वो टूरिज्म और उस पे ही चल रहा है, सेब पे चल रहा है। एक कोरोना और आ गया तो टूरिज्म फिर ठप हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल ठीक। तो बड़ा गलत हो रहा है वैसे देखा जाए तो। बिल्कुल लीडरशिप में कमी है, ये सीधी सी बात है जी, लीडरशिप में कमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
1991 में नरसिम्हा राव की सरकार बनी। जी एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं। जी जी नरसिम्हा राव जी की सरकार बनी। नरसिम्हा राव बहुत लिटरेट नहीं माने जाते हैं, बहुत शिक्षित नहीं माने जाते हैं, बट लीडरशिप क्वालिटी उनकी कैसी थी मैं आपको बताता हूँ। 1991 में हमारा जो फॉरेक्स था, फॉरेन एक्सचेंज, वो अप्रोक्सीमेटली $2 बिलियन बचा था। उसके अंदर हम सिर्फ नेक्स्ट 15 डेज का ऑयल इंपोर्ट कर सकते थे मैक्सिमम। 15 डेज के बाद इकोनॉमी ठप। ठीक है जी। तो उनके देखिए, उन्होंने किसी पॉलिटिशियंस को फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं सौंपा। उन्होंने कहा सिचुएशन जैसी डिमांड कर रही है वैसा हमें तैयार करना पड़ेगा खुद को। सही बात। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की पोस्ट पर वहां सेवाएं दे रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जो अपनी फील्ड में माहिर थे। राइट। उनको कॉल जाती है, उनकी वाइफ घर में थी, और पीएमओ ऑफिस से कॉल जाती है कि मनमोहन सिंह जैसे आते हैं तुरंत हमारी बात करवाइए, पीएम बात करना चाह रहे हैं उनसे। शी थॉट प्रैंक कॉल है कि एक प्रोफेसर तो फिर प्रोफेसर और फाइनेंस मिनिस्टर बनना, वो भी इंडिया का, किसी स्टेट गवर्नमेंट का नहीं, इंडिया का, बहुत बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। मनमोहन सिंह जैसे पहुंचे, उनकी वाइफ ने सीरियसली नहीं कहा कि एक्साइटमेंट से कि कोई कॉल आपको, उन्होंने कहा कोई प्रैंक कॉल थी, ऐसा सब कह रहे हैं, पीएमओ से कॉल कर रहे हैं जी, मनमोहन सिंह से बात करनी है। पीएमओ कॉल क्यों करेगा? सही बात। तो मनमोहन सिंह उठाते हैं फोन और कहते हैं जी हाँ मनमोहन सिंह बात कर रहा हूं मैं। तो उधर से कहते हैं कि पीएम लाइन पे हैं, बस 2 मिनट वेट करिएगा। पीएम सिर्फ सीधी 2 बातें बोलते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, आप नेक्स्ट फ्लाइट लेके इमीडिएटली इंडिया आइए, आप इंडिया के नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर बनने वाले हैं। मनमोहन सिंह कहते हैं कि मैं आधे घंटे तक बिल्कुल ऐसे सुन रहा, ये सच में मैंने वही सुना जो एग्जैक्टली कहा गया, कि कुछ और तो नहीं कहा। कहते मैंने कंफर्म करने के लिए 1.5 घंटे बाद फिर पीएमओ फोन करा कि मेरे बारे में वहां चर्चा हो रही है क्या? जी जी आप तो वित्त मंत्री बनने वाले हैं। फिर कहते मनमोहन सिंह, देन आई बिकेम श्योर कि अच्छा ये सही बात है। गए और विद इन 1-2 वीक इकोनॉमी को लिबरलाइज, प्राइवेटाइज एंड ग्लोबलाइज, ये 3 LPG की हम जो बात करते हैं ना, और इकोनॉमी को ऐसा टर्न दिया। इसका मतलब क्या है कि अगर आप में खुद क्षमता अगर मान लो कम हो ना, तो आपको केपेबल लोगों पे ट्रस्ट करना चाहिए। ये लीडरशिप होती है। सही बात। अगर आप में नहीं एक क्षमता हो, जैसे आपने कहा ना, बात करो उनके साथ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे बात, शायद नहीं कर रहे होंगे। सही बात है, यही लगता है। नहीं, ये होना चाहिए सर। एक्चुअली देखिए, सीधी सी बात है, पार्टियां पुटियां मैं नहीं मानता सर। मैं मानता हूँ जो सही काम करेगा उसको वोट जाएगा। मतलब अपनी पर्सनल बात एकदम ठीक जी। सर इतनी सारी बातें करी हमने अभी तक, ठीक है। हिमाचल में यूथ की कंडीशन, ठीक है, जो जॉब कर रहे हो उनकी कंडीशन, सरकार की कंडीशन पे हमने बात करी। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि जो हिमाचल का जो यूथ है उसको स्टेट एग्जाम छोड़ के सेंटर वाले एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए? वहां ज्यादा स्कोप है कि यहाँ पे कभी सुधर सकता है हिसाब किताब? देखो जी, हिमाचल ओवरऑल रूरल ट्राइबल है। यहाँ पे जो शहरी पॉपुलेशन है बिलो 10% है। तो हमारे जो रूरल एरिया के जो बच्चे हैं फैमिली के साथ बहुत अटैच्ड होते हैं और वो चाहते हैं कि लोकली वो सर्व करें। इतने सारे TGT, TET और JBT जॉब के लिए तैयार बैठे हैं, ठीक है, मतलब वो वेटिंग पे ही चल रहे हैं कि क्या है, कुछ ऐसा उन्होंने लिखा था वहां पे, ठीक है। तो यार ये उनको रख क्यों नहीं रहे हैं? जब GDP भी ठीक चल रही है, सब कुछ सही चल रहा है, फिर भी मतलब इनके विजन में गवर्नमेंट जॉब देना नहीं है, शायद अच्छी वाली गवर्नमेंट जॉब देना इनके विजन में नहीं है। इनके विजन में नहीं। ये कहीं और पैसा खर्च करना चाह रहे हैं, बट इधर नहीं करना चाह रहे हैं। ये इनका, चलो अगर बता दें खुद ही कहाँ करने वाले हैं तो चलो बंदे को पता तो चल जाए। हो जाए तो सही बात है। बुलाएंगे अगर आएंगे तो अगर आएंगे तो करेंगे। एक प्रेस ब्रीफिंग भी नहीं होती। देखो हमारी मीडिया जो है ना वो यूट्यूबर बन चुकी है। सही बात, सच बताऊं, सही बात है। बस वो क्या चाहते हैं कि जो उनकी बाइट मिल जाए, बस बाइट मिल जाए। ये बिल्कुल सही कहा सर। 1/10 चलता है, हमने किया न्यूज सेक्टर में। कम तब बता रहे हैं एक न्यूज बनती है 10 जगह पे वो जाती है। ठीक है, ऐसा होता है 1/10। पैसे का है बस, दिहाड़ी कितनी लग गई, बिल्कुल ठीक है। और लोग बुरा मानेंगे पर भाई जो सच है वो सच है। तो जो जर्नलिज्म है ना हमारा, लोकल जर्नलिज्म, वो भी एब्सोल्युटली करप्ट है एक तरह से। क्योंकि वो चाहते हैं कि पावरफुल पॉलिटिशियन जो हैं, एक वीडियो भी आई थी, नाच रहे थे और किस कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर, वो तो अलग ही लेवल का था, वो अलग लेवल का था। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी मीडिया है, विच इज 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, हमारी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट से क्वेश्चन करने की। मीडिया घेर रही है सरकार को। मीडिया ऑपोजिशन में भी पूछता हूँ, ऑपोजिशन में अभी बीजेपी है, गवर्नमेंट को घेर रही कहीं पे, वो कहीं नहीं, बाहर अंदर विधानसभा में बस ऐसे है ना। मतलब वो भी क्या चाह रही है कि
करने दो इनको ऐसा, ऐसा करेंगे तो हमारा चांस सिक्योर हो जाएगा दोबारा गवर्नमेंट में आने का, सही बात। राइट। वो काउंटर भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं। मैं देखता हूं कि इनसाइड द हाउस और आउटसाइड उतना अग्रेशन नजर नहीं आता ऑपोजिशन पार्टी का, जबकि देखो जो डेमोक्रेसी होती है वहां पे गवर्नमेंट और ऑपोजिशन होती है, जहां डेमोक्रेसी नहीं होती वहां सिर्फ गवर्नमेंट होती है। सही बात है। गवर्नमेंट चाइना में भी है, नॉर्थ कोरिया में भी है गवर्नमेंट, बट वहां सिर्फ गवर्नमेंट है, ऑपोजिशन नहीं है वहां Opposition पे। नहीं है, ठीक। यहाँ ऑपोजिशन है तो उसका हम अचार डाल रहे हैं। ऑपोजिशन क्या कर रही है पब्लिक के लिए? ऑपोजिशन गवर्नमेंट से काम करवाती है, सही गवर्नमेंट बात है। को उस दिशा में लेकर लेके जाती है, जी, लगती है। बिल्कुल। अगर वो खुद ना जाए तो उसका रास्ता तय करो आप। सही बात। मगर ऑपोजिशन ने आज तक पिछले ऑपोजिशन को भी आप क्रिटिसाइज करिए, बिल्कुल सर, बिल्कुल 2.5-3 साल के अंदर ऑपोजिशन पार्टी ने भी कोई बड़ा रोल प्ले नहीं किया एज ऑपोजिशन। नहीं किया सर। जब क्या कर सकते जब ये खुद सरकार में थे तब ये बड़ा ज्यादा बोलते थे, अब जब ये खुद विपक्ष में है तो एटलीस्ट मतलब थोड़ा सा तुम उनको प्रेशर तो डालो भाई, क्या कर रहे हो। बिल्कुल ठीक ठीक है ना, बिल्कुल मतलब तुम्हारी सरकार नहीं लेकिन लोग तो तुम्हारे है ना, बिल्कुल बिल्कुल है ना, तो अपना थोड़ा फायदा से हटकर थोड़ा प्रदेश के बारे में भी सोचा बिल्कुल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये तो थी सारा जो भी खिचड़ी पक रही है आजकल हिमाचल में, जी, उसकी जी, जी, बात जी। थोड़ा सा उससे हटके बात करते हैं। आजकल आपके इंस्टीट्यूट में क्या चल रहा है सर? देखिए इंस्टीट्यूट में ऑब्वियसली जब हम उसी फील्ड से जुड़े हुए हैं जी, जी तो अगर गवर्नमेंट रुझान नहीं दिखाती है तो सवाल पैदा नहीं होता कि हमें बहुत बेनिफिट उसे मिल रहा हो। ये जरूर है कि मैंने काफी टाइम से बच्चों को मोटिवेट किया कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम के ऊपर आओ। और दूसरा मैंने ऑनलाइन माध्यम चुना हुआ है। बिल्कुल। ऑनलाइन माध्यम से क्या होता है कि एबीसी कहीं कहीं बच्चा हो उसको आप पढ़ा सकते हैं, एक तो ये तरीका पकड़ा हुआ है। जी बट टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, इस समय हिमाचल प्रदेश में जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, राइट, वो अपनी एग्जिस्टेंस उनकी खतरे में आ चुकी है, खतरे में आ चुकी है। एग्जिस्टेंस। राइट। और गवर्नमेंट जो है कोचिंग इंस्टीट्यूशन को कोई सेटअप नहीं मानती है। आपको बताऊं, उनकी नजर में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। नहीं तो पता क्या होता है, जैसे अब अगर रिक्रूटमेंट्स आएंगी तो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो फलते फूलते हैं, राइट। राइट। बड़ी सिटीज में नीट और जेडब्ल्यू वाले हैं और वो जो है वो सर्वाइव करते हैं क्योंकि उनका तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो हर साल होएगी। सही बात। बट अगर हम टिपिकली गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट्स पे डिपेंड होने वाले एग्जाम की तैयारी करवाते हैं तो हम पर एक शैडो बन जाती है। तो सर्वाइवल जो है उनका भी डिफिकल्ट हो जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट से। एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की हम बात करें, कोचिंग करने बच्चा ज्यादातर केसेस में बाहर से आता है। स्कूलिंग के लिए लोकल वे से लोग आते हैं। कोचिंग के लिए जब बच्चा बाहर से आता है तो कहीं वो रूम लेता है 2, 4, 5, 6 महीने के लिए। इकोनॉमी वहां की भी तो रन हो रही है, कहीं वो खाना भी तो खा रहा है, राइट, कुछ परचेज भी तो कर रहा है वहां पे वो। सही बात। तो एक इकोनॉमी भी अराउंड कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो एक रन करती है। तो गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए कि यस देयर आर सम पीपल जो जेन्युइनली इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, और एजुकेट करना लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो ज्यादा डिफिकल्ट है देन टीचिंग इन स्कूल्स एंड ऑल दैट। सही बात वो ज्यादा डिफिकल्ट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको बहुत एफर्ट डालना पड़ता है। आप रात भर जो है नोट्स बनाते हैं, आप रिवाइज करते हैं मटेरियल को, और एग्जाम के आउटकम को देखते हुए कि किस तरह का एग्जाम ये आ सकता है, प्रीवियस पैटर्न कैसे हैं, आप अपना एफर्ट डालते हैं। एंड देन आप फिर आगे जाके 6-7 घंटे टीच करते हैं। तो 6-7 घंटे आप पहले से काम उस पर कर भी रहे थे। ऐसे नहीं कि आप सीधे आए और चेयर पे बैठ गए एंड देन आपने काम करना स्टार्ट कर दिया। तो टीचिंग कोचिंग इंस्टीट्यूशन को भी थोड़ा सम्माननीय वे से हमें देखना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। नहीं क्योंकि सर, सच में ऐसा ही होना चाहिए। मैं कॉलेज में भी टीचिंग करी हुई है जी। और मुझे याद है कि कॉलेज में हम एक ही चैप्टर को बार बार पढ़ाते हैं वहां पे, और बच्चों ने जो है वो लिख कर आना एग्जाम के अंदर, कहीं से भी वो कोई भी एबीसी बुक से वो कर लेते हैं और पास भी हो जाते हैं। जी, जी। कोई ऐसा टास्क हम पे होता ही नहीं है। तो वहां की टीचिंग में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बच्चों को तैयार करना इज कम्प्लीटली डिफरेंट टास्क। बहुत एफर्ट लगते हैं, बहुत हार्ड वर्क उसमें लगती है, जिसको आई थिंक गवर्नमेंट अप्रिशिएट करती नहीं है। और गवर्नमेंट को इंटरेस्ट भी नहीं है इसके अंदर। गवर्नमेंट को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वैकेंसीज निकालनी है, वैकेंसी नहीं निकालेंगे तो कोचिंग इंस्टीट्यूशन पे भी इसका जो असर पड़ता है। और वहाँ भी फैकल्टीज होते हैं, वहाँ भी कुछ लोग सर्वाइव करते हैं उनसे जुड़े होते हैं। राइट। तो ये प्रॉब्लम तो है ही है। अभी जो करंट सिनेरियो है उसके हिसाब से आप हिमाचल प्रदेश के या देश के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हिमाचल प्रदेश के हवाले से? हिमाचल प्रदेश के हवाले से देखो, मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश में चूंकि वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, ये बात तो सही है, आप इसको कर नहीं सकते हैं। बट आप थोड़ा, जैसा आपने कहा कि थोड़ा डाइवर्ट हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स के ऊपर भी। 80-90% सिलेबस कॉमन है।
रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, जीएस, ये वहां भी आता है और यहाँ भी आता है। हिमाचल वाले में सिर्फ हिमाचल जी के ऐड होता है, बाकी सारी चीजें सेम ही सेम सेम चलती हैं तो जी। अपने आप को पहले सेटल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सेटल करिए अपने आप को, 1-2 साल जॉब करिए सेंट्रल गवर्नमेंट की, साल 6 महीने जो भी है, एंड देन जब हिमाचल की रिक्रूटमेंट्स आती हैं, तैयारी पूरी रखिए और यहाँ पे दे दीजिए। यहाँ बट आप लगातार इसी की वेट में 2, 2.5, 3 साल देंगे तो फ्रस्ट्रेशन तो आएगी, और उसके लिए फिर क्या होता है, फिर आप खुद को ना रिस्पॉन्सिबल ठहरा के किसी और को जब ठहराते हैं रिस्पॉन्सिबल, तो फिर आपका अपना जो स्किल इंप्रूवमेंट है या आपका जो अपना आप अपने आप को इंप्रूव कर रहे थे वो इंप्रूवमेंट भी खत्म हो जाती है, क्योंकि आप एक तरह से गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हो इसके लिए। और कल एग्जाम निकल भी आता है क्योंकि आप एक लंबे टाइम से फ्रस्ट्रेशन में थे, तो आप अपना रिजल्ट वहां से निकाल भी नहीं पाओगे। पॉजिटिव माइंडसेट में आप थे नहीं काफी टाइम से। सही बात। तो पॉजिटिव माइंडसेट तब होगा जब आप कहीं ना कहीं खुद को एक पीस में रखे हुए हैं, आप मेंटली पीसफुल हैं। वो तब होगा जब आपने कहीं सिलेक्शन ली है, कहीं सफल आप हुए हैं। अब लगातार ऐसे बैठे रहेंगे और कोई एग्जाम आपके सामने ना हो तो फिर तो एक फ्रस्ट्रेशन तो आएगी। तो हिमाचल के साथ साथ, या हिमाचल कभी नहीं आ रहे हैं, सेंटर वाले एग्जाम देना स्टार्ट कर दो। उससे क्या होगा, आप रूटीन में रहेंगे, आप एग्जाम निकालेंगे, कॉन्फिडेंस राइज करेगा वहां से। उस कॉन्फिडेंस का बेनिफिट आपको फिर हिमाचल वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, ये थे हरीश ठाकुर जी। इनके साथ बहुत ही अच्छी डीप कन्वर्सेशन हमने करी है। अगर इस कन्वर्सेशन से आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड हुई है, चाहे इतनी सी भी वैल्यू ऐड हुई है, प्लीज इस पॉडकास्ट को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद। नमस्कार।